हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर दैट इज़ थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड पार्ट दैट इज़ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हर एक चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको समझें कैसे। सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थोड़ा नाइन्थ स्टैंडर्ड से। नाइन्थ स्टैंडर्ड में इस सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन वर्ड का क्या मतलब है। इस सॉल्यूशन वर्ड का मतलब ये होता है, लेट अस टेक विद एन एग्जांपल 2x + 3y = 6। ठीक है, ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं। पेयर जब आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। सिंपल याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, x और y की वो वैल्यू जो गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x और y की वो वैल्यू दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन दैट इज योर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं क्या सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या, अगर मैं x और y की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन में जिससे मेरा LHS = RHS आ जाए। ठीक है, x और y की मैं ऐसी कोई सी वैल्यू पुट कर दूं जिससे मेरा LHS = RHS आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखो, लेट अगर मैं x = 0 ले लूं और y = 2 ले लूं। ठीक, अगर मैं x = 0 ले लूं और y = 2 ले लूं, तो देखो पुट करता हूं मैं 2 × 0 + 3 × 2 = 6। ठीक, 2 × 0 विल बी 0 प्लस 3 × 2 = 6 = 6। तो देखो LHS = RHS आ रहा है। तो अगर LHS = RHS आ रहा है, therefore we can say that 0, 2 is the solution of the linear equation in two variable। ठीक है, और भी देखते हैं, क्या सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, क्या एक ही हो सकता है, और देखते हैं। शायद अगर मैं यहां ले सपोज करूं, लेट x = 2 और y = 0। x = 3 एंड y = 0। तो देखो फिर से पुट करता हूं, 2 × 3 + 3 × 0 = 6। 3 × 2 = 6 प्लस 0 = 6। तो 6 = 6। तो देखो फिर से LHS = RHS आ रहा है। LHS = RHS आ रहा है। Therefore we can again say that, देखो इसको लिखते कैसे हैं, 3, 0 ही लिखेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है लास्ट ईयर। तो 3, 0 is the solution of the linear equation, is the solution of the linear equation। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, देखो एक ही लीनियर इक्वेशन थी 2x + 3y = 6 और उसके दो सॉल्यूशन मुझे मिल गए। ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन मिल गए। तो देखो, अगर आपको याद होगा, हम किसी भी लीनियर इक्वेशन की अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, और इस स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं ऐसे, मतलब x और y की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। दैट इज वी कैन से दैट
एन लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। सिर्फ ये सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं, इससे हमने अभी पता लगाया और ग्राफ से भी मैंने अभी बताया, इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये तो हो गया हमारा सिर्फ किसका, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। अब आके देखते हैं अपन सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक। फिर हम आएंगे उसके बाद ग्राफिकल मेथड पे। अब हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन तो अभी मैंने बताया आपको लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ठीक है, वो ही यहाँ पे भी डेफिनेशन रहेगी, बट थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, सिर्फ लिटिल बिट चेंज। तो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन होंगी, ठीक है, दो इक्वेशन होगी। अब मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब वो होगा, फिर से, x और y की वो वैल्यू जो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब, सेटिस्फाई कर दे मतलब LHS इक्वल्स टू क्या कर दे, RHS ला दे। LHS इक्वल्स टू क्या कर दे, RHS ला दे। तो ठीक है, तो देखते हैं अब, मगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे हम बताएंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम ऐसे बताएंगे, x और y की वो वैल्यू जो इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। साइमल्टेनियसली क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मतलब एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो क्या करेगी, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 4 ले लूं और y इक्वल्स टू 3 ले लूं, ठीक है, सॉरी 2 ले लूं, ठीक, x इक्वल्स टू 4 ले लूं और y इक्वल्स टू 2 ले लूं, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, और 0 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 4,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ सॉरी इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये तो पहली के लिए हो गया। दूसरे के लिए देखते हैं, अब इस y, 2 को इसमें पुट करके देखते हैं, शायद LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, ठीक है, देखते हैं, 3 इंटू x, x इज 4 प्लस 4 इंटू y इज 2 इक्वल्स टू 20, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 20, तो 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 20। तो देखो फिर से, LHS equals to RHS, LHS is equals to RHS। तो इससे भी मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि x and y, that is 4,2 is the solution of equation 2 as well, is the solution of equation 2 as well। तो ये ही होता है आपका सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। मतलब समझ में आया कि सोल्यूशन क्या होगा। देखो सिंपल, एक जब लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था, सिर्फ लीनियर इक्वेशन था, तो x और y की बहुत सारी वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। अब अगर ऐसा है, देखो सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, x और y की वो वैल्यू जो साइमल्टेनियसली हमारी दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। मतलब x और y की वो ऐसी कॉमन वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। ये होता है सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज में, दैट इज 3.1 में हमने डिस्कस किया था ग्राफ,
है ना, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको कितने टाइप के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, कितने टाइप के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप की लाइंस बन सकती है। एक हो सकती है कि ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक, ये तो एक कंडीशन थी। फिर दूसरी कंडीशन, हो भी सकता है कि दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब देखो ना, ऐसे कोइंसिडेंट हो गया इसके साथ कि यार एक दूसरे के साथ ही ओवरलैप कर गई, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और एक कंडीशन और हो सकती है, दैट इज अब ये एक लाइन हो सकती है, ऐसी एक कंडीशन भी मिल सकती है कि हमें कौन सी लाइन मिले, पैरेलल लाइंस मिले, ठीक है, तो इसको हम कौन सी लाइंस बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। बट अब सोल्यूशन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन, अब अगर यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में ऐसा कौन सी पॉइंट होगी जहाँ कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा। जितने नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट होंगे उतने नंबर ऑफ क्या मिलेगा, हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सिंपल है, यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग में एक ही कॉमन पॉइंट है, वन कॉमन पॉइंट ये है, तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, वन सोल्यूशन ओनली, ठीक है। कितने कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, एक ही है, तो यहाँ कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइन की बात करें तो यहाँ देखो बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं हमें, यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो क्या होंगे, कॉमन निकलते जाएंगे। तो कॉमन कितने हो गए, इनफिनाइट पॉइंट हो गए, कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए, इनफिनाइट हो गए। तो यहाँ पे कितने कितने सोल्यूशन मिल सकते हैं, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पैरेलल लाइन में कहीं कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं कोई कॉमन पॉइंट बन ही नहीं पा रहा है, इसके इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स अलग निकलेंगे, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स अलग निकलेंगे, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि कॉमन बन पाए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो सोल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, नो सोल्यूशन, ठीक है। यही है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऐसा ही होता है, आपको ग्राफ में जब ड्रॉ करोगे तब आपको ये तीन टाइप में से किसी भी एक टाइप की लाइन मिलेगी, ठीक, और उस लाइन को देख के आप बताओगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वन सोल्यूशन मिल रहा है, एक सोल्यूशन, तो ये एक यूनिक हो गया। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और वन सोल्यूशन हमने यूज़ किया था, तो इसको और करके ये भी याद रख लो, इसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन ऑल दिस। अब देखो, अब ये जो हमने अभी सीखा इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, ये हमने किससे पता किया, सोल्यूशन से, है ना। सोल्यूशन से कैसे पता चला कि जब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब वो यूनिक सोल्यूशन देगा हमें। फिर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक दूसरे के ओवरलैप कर रही है तो वो कोइंसिडेंट लाइन है, वो कौन सा सोल्यूशन देगा, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशंस देगा। और तीसरी क्या कंडीशन थी
कि अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ अगर पैरेलल लाइंस आएगा तो वो हमें कौन सा सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन। अब अगर हमें ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है और इक्वेशन देख के डायरेक्टली बताना है कि वो कौन सी टाइप की लाइंस देगा और कौन से टाइप का सोल्यूशन देगा, तो उसके लिए भी एक तरीका है, ठीक है। और वो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल सकते हैं। दैट इज, अगर मैं आपके सामने इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं, a1 b1 c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें पता है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ऑब्वियस सी बात है हम सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय सीइंग द कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट के बेस में लिखा ही हुआ है 1, तो वो फर्स्ट इक्वेशन का है, कोफिशिएंट के बेस में लिखा है 2, तो वो सेकंड इक्वेशन का है। अब अगर मैं डायरेक्टली, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक, दो लीनियर इक्वेशन है, और मैं इनके जो कोफिशिएंट्स है और कांस्टेंट टर्म है इसको भी कंपेयर करके डायरेक्टली मैं बता सकता हूं कि ये कौन सी टाइप की लाइन बनाएगा और कौन सा टाइप का सोल्यूशन देगा, ठीक। तो देखो, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये एक्चुअली हम रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं, रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या होता है, डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है कौन सी टाइप की लाइंस मिलेगी और कौन से टाइप का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर कभी भी a1 अपॉन a2, मतलब आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, उनका रेशियो करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y उनका रेशियो करेंगे, और अगर वो अनइक्वल आएगा तो वो कौन सा सोल्यूशन देगा हमें, वो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा, ठीक। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें पता है कौन से सोल्यूशन देती है, यूनिक सोल्यूशन देती है। फिर कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों का रेशियो निकालने पे तीनों का रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो वो हमें कौन सी लाइन देगी, कोइंसिडेंट लाइन देगी। और कोइंसिडेंट से हमें पता है कौन से टाइप का सोल्यूशन मिलेगा, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली पैरेलल लाइंस में क्या होता है, यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन चलती है। मतलब एक इक्वल होता है और दूसरा अनइक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम रेशियो निकालेंगे और रेशियो अगर इस टाइप में आएगा, देखो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा हमें, बिना सिंप्लीफाई करे तो हम बता ही नहीं सकते, ठीक। तो ये रेशियो को जब हम रखेंगे, पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे, तो अगर मुझे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आएगा, तो ये कौन सी टाइप की लाइंस देगा, पैरेलल लाइंस देगा। और पैरेलल लाइंस हमें पता है कौन सा सोल्यूशन देती है, नो सोल्यूशन देती है, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छे से पढ़ना, पॉज कर लो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अच्छा, और याद रखना, जो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन, दोनों में देखो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, तो इन दोनों को कंबाइनली भी बोलते हैं, मतलब इनको अपन बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ये दोनों कौन से सोल्यूशन कहलाते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। मतलब इनका दूसरा नेम भी समझ लो कि अगर क्वेश्चन में आपको बोल देगा चेक वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, मतलब हमें चेक करना है कि वो कुछ सोल्यूशन दे रही है कि नहीं दे रही है, इतना याद रखना, ठीक है। और नो, इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। ये और एक नाम होते हैं जो क्वेश्चंस में यूज किए जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंट। अभी मैंने बताया आपको कंसिस्टेंट का मतलब किसके लिए यूज होता है, एक यूनिक सोल्यूशन के लिए यूज होता है और एक इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए। मतलब यूनिक सोल्यूशन की लाइन कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और इन्फिनाइट मेनी की कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक। तो अब चेक करते हैं
ग्राफिकली बोला है, मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे एक एक इक्वेशन के, और ये बॉक्स बनाते हैं, याद होगा आपको, x और y पुट करते हैं, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा और x आ जाएगा 6। y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो y आ जाएगा आपका 3, इधर जाके माइनस होगा तो होगा आपका x भी 3। ठीक है, ये आ गई पहली इक्वेशन जो है उसका बॉक्स है, ये पहली इक्वेशन का बॉक्स। ठीक, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फिर सेकंड इक्वेशन का भी बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, आपको भी पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 2 निकाल लिए, अब ज़्यादा हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फिर से निकाल लेते हैं। y को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, y 0 तो ये पूरी टर्म 0, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, कितना आएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद y को अगर मैं 1 पुट करूं तो y इधर हो जाएगा 1, तो 3 इधर जाके होगा प्लस, तो 15, तो ये पॉइंट में आएगा आंसर, 1 नहीं लेता हूँ। ठीक है, मुझे पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, इसलिए 2 रख के देखता हूँ। y को अगर 2 रखूँ तो होगा 3 2 6, इधर जाके प्लस होगा 18 और डिवाइड होगा तो आएगा 9। ठीक है, ये मिल गया मुझे कोऑर्डिनेट्स, किसके मिल गए, इक्वेशंस के। ठीक, नेमिंग कर देता हूँ A B C D। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करते हैं सीधे सीधे। पॉजिटिव चाहिए तो हम पॉजिटिव एक्सिस को ही बनाते हैं ज़्यादा ठीक, ये होगा x डैश y डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। ठीक, 0 x में 9 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, यहाँ पे भी y में भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पॉइंट्स को करते हैं लोकेट, दैट इज 6,0। 6,0 तो ये 6 एक्स एक्सिस में पहुंच गए, ये मिल गया पॉइंट A 6। ठीक है, फिर 3,1, 3 यहाँ आया 3 और यहाँ आया 1, तो ये आ गया आपका 3,1, ये हो गया B। ठीक, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो सीधी आएगी। ठीक है, फिर 6,0 आपका यही सेम पॉइंट है मेरा, इसी को मैं कोऑर्डिनेट C भी दे देता हूँ। ठीक, फिर 9,2, 9 ये है और 2 यहाँ से ऐसा आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, D पॉइंट। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ और एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, कंप्लीट हुआ नहीं है, इक्वेशंस के नेम लिखने पड़ते हैं, x + 3y = 6 और यहाँ पे क्या हो गया, 2x - 3y = 12। तो देखो, अब ये ग्राफ चेक किया हमने, ग्राफिकली हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया है। अब बोल रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिंस बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सिंस both lines are intersecting each other, therefore it is a consistent solution. Therefore it is a consistent solution. इफ सो सॉल्व ग्राफिकली सॉल्व किया है हमने, तो ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, और याद रखना जब भी अगर ऐसा सॉल्व करो तो सोल्यूशन जरूर लिख दो, एंड द सोल्यूशन
एंड द सॉल्यूशन इज, कॉमा करके ब्रैकेट में लिख दो, क्या है, कौन सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है यहाँ पे 6,0। कॉमन पॉइंट कौन सा है, 6,0। ये होता है आपका कंप्लीट आंसर। इस 3.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और सबसे पहले लीनियर इक्वेशन भी खुद फ्रेम करना है बाय रीडिंग द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज हुआ मैथमेटिक्स का, उसमें क्या किया, क्लास 10 के स्टूडेंट कितने थे, 10 ही स्टूडेंट थे, ठीक, उनने पार्ट लिया किसमें, क्विज में। फिर उसके बाद इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज। चलो अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ अगर आपको याद होगा, अभी लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ते थे, हमें 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती थी क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन बनाना रहता था। तो यहाँ पे भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम है, किसी भी 2 चीज की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी, ठीक। और अब देखो क्वेश्चन में खुद ही हमें बोल दिया फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है तो इसी को कुछ ना कुछ कंसीडर करना पड़ेगा हमें, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो देखो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। x और y हमें पता चल गया बॉयज और गर्ल्स के बारे में, ठीक। तो बोल रहा है टोटल कितने बच्चे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर, 10 स्टूडेंट थे। तो दोनों बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने होंगे, 10 ही होंगे। तो हम सिंपली, हमारी पहली इक्वेशन अराइज हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब सेकेंड स्टेटमेंट से हम सेकेंड इक्वेशन अराइज करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें 2 इक्वेशन चाहिए है, तो एक तो हमने बना ली, दूसरी हमें गिवन है, उससे बनाते हैं हम। दैट इज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी, y है, इज मतलब इक्वल्स टू 4 मोर मतलब 4 प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, x हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, ये हो गई इक्वेशन 1। और इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूँ तो क्या होगा, देखो x को इधर ले आता हूँ, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन चाहिए थी, दोनों इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी x और y की। तो पहले वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पहले वाले का बॉक्स, ठीक है, ये x ये y, ठीक। 2 कोऑर्डिनेट्स ही निकाल रहे हैं हम, वैसे तो 3 निकालना चाहिए, आपके लिए भी अच्छा है, बट अभी हम 2 ही निकाल रहे हैं, ठीक। आप लोग 3 निकालना। तो x करते हैं सॉल्व, x को 0 तो y आएगा 10। थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा हमारा। x को 2 रख लो तो y आ जाएगा 8, ठीक। इसको 4 रख लो तो ये आ जाएगा 6। ये तो पहले का बॉक्स हो गया। सेकंड का भी बना लेते हैं बॉक्स, x y, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, x को अगर मैं 2 रखूं, देखो इसी इक्वेशन में कर रहा हूं, x को 2 रखूं तो y कितना होगा, 4 प्लस 2 दैट इज 6, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या करें हम, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y आ जाएगा 5, ठीक है। ये तो मिल गया हमें कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, सारे पॉजिटिव है तो हम x एक्सिस ही को मेन फोकस करते हैं।
एक्स एक्स डैश ओरिजिन वाई वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कहाँ तक जाना है? 8, चाहे वाई एक्सिस में 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो मिल गया, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लेते हैं। तो ये ए बी सी और डी मार्क कर लेते हैं। 2,8 2,8, ठीक। तो 2,8 यहाँ से स्टार्ट होगा 2 और 8, ये आ गया। टू कॉमा 8, ठीक है। कौन सा है ये? ए कोऑर्डिनेट है। फिर 4,6, ये है 4 और 6 है यहाँ पे, तो यहाँ से ये आ गया पॉइंट 4,6 का, ठीक। ये बी, और हमें पता है ग्राफ होता है ऐसे स्ट्रेट लाइन क्या कर देते हैं, ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं। इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं एक साथ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दूसरे का 2,6, ये 2 हो गया और 6 यहाँ हो गया, तो ये मिला 2,6 सी पॉइंट, ठीक। फिर उसके बाद 1,5, ये 1 हो गया और 5 हो गया यहाँ पे डी पॉइंट। इसको भी ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं हम। y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, वाई इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हमें पता करना है इससे ग्राफिकली कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, ठीक। तो देखो ये x है और ये y है, तो ये बॉयज़ के लिए था और ये गर्ल्स के लिए था, ये बॉयज़ के लिए था और ये गर्ल्स के लिए था। मतलब x एक्सेस हमारी किसकी है? बॉयज़ की है, जो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ बताएगी, और y एक्सेस क्या बताएगी? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सिंपल है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x एक्सेस हमारी बॉयज़ के लिए है और y एक्सेस किसके लिए है? गर्ल्स के लिए, ठीक। अब देखो ये पॉइंट, ये लाइन जो है, ये कौन सी लाइन बताई हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दिख ही रहा है हमें, इंटरसेक्ट कर रही है, कोई एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन से हमें क्या निकालना है? उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, मतलब वो कॉमन पॉइंट निकालना है, और वही कॉमन पॉइंट हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। तो वो कॉमन पॉइंट देखो ये है, तो यहाँ से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, और ये थोड़ा सा 7 ऊपर आएगा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये कॉमन पॉइंट मेरा कौन सा हो गया? 3,7। कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? 3,7। तो मैंने आपको बताया था सोल्यूशन हम लिखेंगे, सोल्यूशन इज 3,7। तो 3 हमें x बता रहा है, और x हमने क्या कंसीडर किया था यहाँ पे? बॉयज। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज is 3 and number of girls is 7। आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 थर्ड चैप्टर, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन इज अगेन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भी हमें बनाना है पहले, देन फाइंड ए सोल्यूशन ग्राफिकली। फिर ग्राफिकली हमें क्या करना है? उसका सोल्यूशन भी निकालना है, जैसे अभी इसके पहले अपन ने किया था। तो क्वेश्चन इज 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। मतलब दोनों पेंसिल और पेन का क्या करना है हमें? कॉस्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। 2 वेरिएबल कौन कौन से होंगे? जो दोनों इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं, और वो कौन से हैं? दैट इज पेंसिल एंड पेन। देखो यहाँ भी पेंसिल पेन है, यहाँ पे भी पेंसिल और पेन का यूज हो रहा है, ठीक है।
तो हम इक्वेशन फ्रेम करते हैं, दैट इज सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x रुपीज and let the cost of one pen be rupees y। ठीक है, रुपीज x और रुपीज y ले लिया हमने। अब सीधे सीधे इक्वेशन फ्रेम करते हैं, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखते जाते हैं। देखो 5 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 5 का हो जाएगा 5x। ठीक, एंड मतलब बताया था मैंने प्लस 7 पेन, तो 7 पेन मतलब 7, एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 का हो जाएगा 7y। टुगेदर मतलब एक साथ तो लिखा ही है, इज 50, तो इज रुपीज 50 हो गया। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 7x प्लस 5 पेन, 5 पेन मतलब एक पेन का कॉस्ट y है तो 5 का हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 46। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ये ग्राफ हमने, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है ग्राफ बनाना है तो बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। तो बॉक्स बनाते हैं एक एक करके। ये x ये y, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 का बॉक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा अरेंज अगर हम कर लें तो हो जाएगी आपकी 50 माइनस 7y अपॉन 5 x इक्वल्स टू, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 0, दैट इज x आ गया 10। ठीक है, देन अगर मैं 1 रखूंगा तो हो जाएगा ये 7 माइनस हो जाएगा 43, तो ये तो नहीं हो पाएगा। 5 रख देता हूँ, देखो y को अगर मैं 5 रखूँ तो 7 5 जो 35 और ये कितना बचेगा 15, और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, फिर सेकंड का हम बॉक्स बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन x y, ठीक, और देखो x किसके लिए यूज हो रहा है, पेंसिल के लिए यूज हो रहा है। ठीक, और y किसके लिए, पेन के लिए, तो यहाँ पे भी पेंसिल के लिए x, पेन के लिए y। ठीक, इसको भी इक्वेशन हम बना लेते हैं। y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक, तो देखो 46 और 7, तो अगर मैं इसमें 7 करूं तो आएगा आपका, डिवाइडेड बाय 7 करना है हमें। 46 बाय, अगर 0 रखूंगा तो 46 बाय 5 मतलब डेसिमल में आएगा आंसर। 2 रखूंगा तो 14, ठीक है, 14 इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, दैट इज 34, नहीं 32, ये भी डेसिमल में आएगा। 3 रखूंगा तो 21 देखो 46 में से 21 गया 5 और इधर आएगा 2, 25 बाय 5 दैट इज 5। तो मैं रख सकता हूँ 7 मतलब x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो y कितना आएगा मेरा 5। ठीक, और आगे देखते हैं। अब क्या रखें x की वैल्यू, 4 रखते हैं, 7 4 ज़ा 28, तो 46 में से 28 गया तो 8 1 18, ये भी डेसिमल में आएगा। 4 रखते हैं, 4 तो रख लिया, 5 रखते हैं, 7 5 ज़ा 35, 46 में तो 35 1 और 1 11, ये भी नहीं होगा। फिर 6 रख के देखते हैं, 42 46 42, तो बचा 4 बाय 5, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करें, 6 7 49 हो जाएगा तो 3 आएगा, नहीं 8 56 तो आ जाएगा। तो x को 8 रखते हैं तो ये आएगा आपका माइनस, कितना हो जाएगा 56 माइनस 10 दैट इज -2। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, ये A B C और D
फिर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। -2 तक y में रिक्वायरमेंट है, मतलब नीचे तक है, ठीक है। x को तो ऐसे ही ले लेते हैं, x डैश, y में -2 तो थोड़ा सा नीचे तक आ जाते हैं बस, y डैश, और इधर आएगा y, ठीक। 8x में 10 तक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। और यहाँ -1 -2, यहाँ भी -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। प्लॉट करें, प्लॉटिंग कैसी होगी, 10,0 10,0 तो सीधे सीधे यहाँ आके 10,0 ए कोऑर्डिनेट, 3,5 ये 3 और 5, तो यहाँ से ये आ गया हमारा B, और A से B को क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर 3,5 तो ये 3 है और 5, तो यही पॉइंट है 3,5 तो हमारा। फिर 8, -2, 8 ये हो गया और -2 नीचे, तो यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, दैट इज़ योर, ये भी C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। अब क्या कर देते हैं, इनको ज्वाइन और एक्सटेंड, ठीक। ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया, दोनों इक्वेशंस के नेम लिख देते हैं। ये पहली वाली है 5x + 7y = 50, ठीक। और सेकंड वाली क्या है, 7x + 5y = 46, ये दोनों का नाम लिख दिया हमने, ठीक। बट हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है पेंसिल और पेन की। तो इस ग्राफ को देख के क्या पता चला कौन सी लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कौन सी पॉइंट है जो सोल्यूशन है इसका, दैट इज योर 3,5। तो सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3,5, ठीक है, 3,5। फिर इसके बाद हमें मत कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और पेन की बताना है, तो हम इसी कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस किसके लिए था, एक्स एक्सिस था हमारा पेंसिल के लिए, ठीक, और वाई एक्सिस पेन के लिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 and cost of 1 pen is ₹5, आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखो ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन है दैट ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, अभी अपन ने रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब सिंपली हमें अब क्या करना है, इन रेशियोज को कंपेयर करके बताना है कि ये जो लाइंस है, ये जो लीनियर इक्वेशंस दी है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कौन से टाइप का हमें लाइंस बताएगी। मतलब कोइंसिडेंट लाइन बताएगी या पैरेलल लाइन बताएगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस बताएगी। मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट भी बोल दिया, पैरेलल लाइंस भी बोल दिया, या कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल दिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको अगर याद होगा अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक, एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से। A1/A2 is not equals to B1/B2 is for intersecting lines, ठीक है। फिर A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 coincident lines, ठीक। A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2 is parallel lines। याद आ गया। चलो अब सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं। रेशियोज
A1/A2 दैट इज 5/7, ठीक। B1/B2 दैट इज -4/6 और C1/C2 इज 8/9, ठीक। कंपेयर कर लेते हैं तीनों को। सबसे पहले देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू, या हम पहले तीनों को लिख लेते हैं फिर हम साइन लगा लेंगे, ठीक है। तीनों को लिख लेते हैं, दैट इज 5/7 -4/6 और 8/9। कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर देना, 2 ज़ा 3 ज़ा, तो कितना आ गया 5/7 -2/3 और 8/9। तो देखो ये पहली कंडीशन में ही हमें समझ में आ रहा है कि ये बीच में अनइक्वल का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि 5/7 -2/3 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो जब ये अनइक्वल का आ गया है साइन, तो हमें पता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 कौन सी लाइंस देता है हमें? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो ये थर्ड वाली कंडीशन तो हमें लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, थर्ड वाली कंडीशन हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन सी लाइन देगा हमें? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कौन सी देगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एट अ पॉइंट पे ये मिलेगी। ये तो हो गया पहले का। सेकंड देखते हैं, सेकंड का भी A1/A2 लिख लेते हैं। A1/A2 मतलब 9/18, B1/B2 इक्वल्स टू 3/6, C1/C2 इक्वल्स टू 12/24। लिख के देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं तीनों को, उसके बाद बीच में क्या करेंगे? साइन लगाएंगे, ठीक है। तो A1/A2 दैट इज 9/18, 3/6 और 12/24। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा प्रॉपर आंसर। 9 1 ज़ा 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा। तो देखो बीच में कौन सा साइन आ गया? इक्वल टू का साइन आ गया। तो 1/2, 1/2 और 1/2 कौन सा साइन आ रहा है दोनों के बीच में, तीनों के बीच में? दैट इज इक्वल टू साइन, इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो ये तीनों जब इक्वल हो जाते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो कौन सी लाइन मिलती है? दैट इज देयरफॉर इट इज कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक। फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड वाले में, A1/A2 इक्वल्स टू 6/2, B1/B2 इक्वल्स टू -3/-1, ठीक। और C1/C2 इक्वल्स टू 10/9, ठीक। सॉल्व करते हैं, पहले तीनों को लिख लेते हैं, -3/-1 और इधर आ गया 10/9। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। तो अगर आप देखो तो ये भी 3/1, मतलब ये इक्वल आ गया और 3 ये अनइक्वल हो गया, ठीक। तो कंडीशन क्या बनी? 3 इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो याद होगा आपको थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 इज फॉर विच टाइप्स ऑफ लाइन? कौन सी लाइन मिलेगी? दैट इज पैरेलल लाइन, दैट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अगेन हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो याद होगा मैंने आखिरी में यहाँ पे लिख के बताया था आपको कि कौन कौन सा कंसिस्टेंट कहलाते हैं सॉल्यूशंस और कौन कौन से इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। याद होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सोल्यूशन या इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन आर नोन फॉर कंसिस्टेंट। चलो देखो फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक। अब डायरेक्टली लिखेंगे हम, ठीक। अब A1/A2 हम नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक। तो डायरेक्टली कैसे होगा? 3/2
2/-3। अब देखो सबको लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, या तो सब जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड रहे तो एज इट इज लिख लो, या फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो मैं सबको कोशिश करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लाने की, तो ये सब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -5/-7 होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, अनइक्वल का। तो जब यहीं अनइक्वल आ गया तो थर्ड कंडीशन तो हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देयरफॉर कौन सा लीनियर इक्वेशन है, देयरफॉर इट इज एन कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ये आ गई पहली कंडीशन। दूसरी देखते हैं, डायरेक्टली लिखता हूँ 2/4 -3/-6। 8 और 9 को लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड में 0 रखता हूँ, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 होता है। ठीक है, इसलिए सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो ये हो जाएगा -8, ये इक्वल्स टू -9। तो देखो ऑब्वियसली आंसर तो वैसे ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट आदत एक जैसी डालो तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी कैंसिल, 2 1 2 2 3 1 3 2 और ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखो बीच में कौन सा साइन आया, इक्वल का, और यहाँ पे आया अनइक्वल का साइन। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये किसके लिए ये कंडीशन यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर पैरेलल लाइंस, मतलब नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन का मैंने बताया था आपको, अनदर नेम इज ऑल्सो नोन एज इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज, अब देखो फर्स्ट वाली हमारी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में, तो उस फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले होल में। तो एलसीएम निकाल लेता हूँ, एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई 9x + 10y = 7, और इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9x + 10y = 42। ठीक, और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। अब लिख लेते हैं 9/9 + 10/-10, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो -42/-14। ठीक है, यही होगा। देखो कैंसिल हो गया 1, यहाँ पे 10 भी कैंसिल हो गया, बट ये माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी माइनस साइन कैंसिल, और 2 7 2 2 2 1 7 1 7 3 तो क्या हुआ, ये 1 है, ये -1 है, नॉट इक्वल। अब जब ये नॉट इक्वल हो गया तो थर्ड वाली कंडीशन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो कौन सी कंडीशन आ गई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं हमारे, तो सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिर से लिख लेते हैं 5/-10 -3/+6, और इस सबको लेफ्ट हैंड साइड तो -11/+22। कुछ हो रहा है कैंसिल, क्या, 5 1 5 2 3 1 3 2 11 1 11 2। तो देखो तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। कैसे, सब में माइनस साइन आ रहा है, तो -1/2 = -1/2 = -1/2, दैट इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और ये कौन सी लाइन की कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफिनाइट मतलब इट इज जस्ट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी देखो एलसीएम फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल के इक्वेशन फ्रेम करते हैं, एलसीएम विल बी 3, ये होगा 4x + 6y = 8, 4x + 6y = 8 3 24। दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 2x + 3y = 12।
हमने फर्स्ट वाली को कन्वर्ट करके क्या कर दिया, इस फॉर्म में ले आए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो 4/2, 6/3 और 24/12, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, तो बीच में साइन कौन सा आ रहा है, इक्वल टू का, 2 = 2 = 2, दैट इज A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, और ये कंडीशन काय में होती है, दैट इज इन कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, कौन सा सोल्यूशन देती है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। क्वेश्चन इज on comparing the ratio we have to find whether the pair of linear equation are consistent or inconsistent, मतलब हमें रेशियो से क्या करना है, पता लगाना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, एंड if the pair of linear equation is consistent then we have to solve graphically क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो पहले तो फाइंड करते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कैसे सॉल्व करना है, सीधे सीधे रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ठीक। तो 1/2 और ये सबको लेफ्ट हैंड साइड दैट इज -5/-10 सॉल्व करें अगर, तो ये कैंसिल होके 1 ज़ा और 2 ज़ा, तो बीच में कौन सा साइन आ गया आपका, इक्वल टू का, दैट इज 1/2 = 1/2 = 1/2। तो ये क्या होगा, कौन सी कंडीशन बनी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, मतलब ये कौन सा सोल्यूशन हुआ, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्यों कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कहाँ से कैसे पता चला, क्योंकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 किसकी है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशंस की कंडीशन है, ठीक है। और इन्फिनाइट मतलब कोइंसिडेंट लाइन, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा, कंसिस्टेंट, ठीक। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं 1/3 -1/-3 और इधर आ गया 8/16, ठीक है। तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। 8 1 ज़ा और 8 2 ज़ा, ठीक, 8 1 ज़ा एंड 8 2 ज़ा। तो यहाँ तो देखो इक्वल हो गया, यहाँ तो इक्वल हो गया है, बट यहाँ पे अनइक्वल हो गया है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन बनी हमारी, दैट इज फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज 2/4 1/-2, और ये तो -6/-4 सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा साइन आएगा अभी चेक कर लेते हैं, 1 ज़ा 2 ज़ा, ठीक। ये माइनस से -4, ये 2 और 3, ठीक। तो देखो ये तो पहले ही दो अनइक्वल हो गए, तो जब ये अनइक्वल है तो थर्ड वाली कंडीशन तो वैसे ही रिमूव हो जाती है हमारी, दैट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कंडीशन किसकी है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी कौन सी है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन ही हमारा कौन सा होता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। फिर लास्ट देखते हैं 2/4 -2/-4 -2/-5 कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, माइनस से माइनस 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, बीच में कौन सा साइन आया, इक्वल का, और इधर पे अनइक्वल का, ठीक। तो कौन सी कंडीशन बन रही है, देखो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है हमारी पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन मतलब नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन हमारा कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। आंसर। अब जो कंसिस्टेंट है उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमें, ठीक है।
तो जो कंसिस्टेंट कौन कौन से हैं हमारे, फर्स्ट और थर्ड। अब इसका ग्राफ आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, पहली इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन का बॉक्स प्लॉट करेंगे और हमें सोल्यूशन कौन सा मिलना चाहिए यहाँ पे, इंटर ओवरलैपिंग, दैट इज योर कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, याद होना चाहिए, ऐसे ओवरलैप करेगी, ये इसकी कंडीशन है। और यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब कौन सी लाइन मिलेगी हमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। ठीक है, ये आप खुद करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, द क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of gardens. रेक्टेंगुलर गार्डन है तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। ठीक है, लेट द लेंथ बी L, लेट द लेंथ बी L और लेट द ब्रेथ बी B। ठीक है, हमें बताए रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमें रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, चलो पेरीमीटर ही लिख लेते हैं पहले, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ किसका, पेरीमीटर का, ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36। मतलब ये स्टेटमेंट देखो, ये एक स्टेटमेंट चल रहा था यहाँ तक रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको पूरा कंप्लीट ना करके उनने एक और स्टेटमेंट इसमें डाल दिया और उसके बाद उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया हूँ इसको मत पढ़ो। ठीक, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इज मतलब इक्वल्स टू 36। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये ट्वाइस L प्लस बी यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो 1/2 इंटू 2 L प्लस बी इक्वल्स टू 36, 2 से 2 कैंसिल, तो L प्लस बी इक्वल्स टू 36। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो अंडरलाइन किया है उससे हम सेकेंड इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं। हुज लेंथ इज, हुज लेंथ, तो लेंथ क्या है हमारी L, हुज लेंथ इज मतलब इक्वल टू 4 मोर, 4 मोर मतलब 4 ज्यादा, 4 मोर मतलब प्लस, देन इट्स विथ, विथ कितनी है हमारी B, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। हमें बोल रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन के डायमेंशन निकालो, तो L की वैल्यू पता है हमें 4 प्लस बी, यहाँ पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखो L प्लस बी इक्वल्स टू 36 है और L की वैल्यू कितनी पता चल गई है, 4 प्लस बी, तो 4 प्लस बी इक्वल्स टू 36, 4 प्लस 2b इक्वल्स टू 36, कितना होगा 4 यहाँ जाके माइनस, तो 2b इक्वल्स टू कितना होगा 32 और b इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। b कितने हो गए 16। ठीक है, अब b 16 है किसी भी एक इक्वेशन में, अब b 16 है यहाँ पुट कर दो, l निकल जाएगा, तो l इक्वल्स टू है 4 प्लस b की वैल्यू है 16, तो l इक्वल्स टू 4 प्लस 16 दैट इज l इक्वल्स टू 20 मीटर, ये भी मीटर, तो ये हो गया आंसर आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair is formed is intersecting lines, parallel lines and coincident line। मतलब हमें एक इक्वेशन दी है,
अब इसको हमें फ्रेम एक और लीनियर इक्वेशन करना है जिससे क्या बने, वो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए एक बार, फिर दूसरी इक्वेशन लिखना है जिससे पैरेलल बन जाए, तीसरी लिखना है जिससे कोइंसिडेंट बन जाए। तो देखो सिंपल है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ याद रखना है रेशियोज वाला। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशियोज क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब अब कोई भी ऐसी लाइन लिख दो जो क्या हो, हमारे रेशियोज को अनइक्वल कर दे, अनइक्वल कर दे। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिख लो, ये 2x प्लस 3y है, तो ऊपर तो 2 है, इधर 3 है, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में। अब इन दोनों को अनइक्वल करना है मुझे, इन दोनों को अनइक्वल करना है, तो यहाँ कोई से भी ऐसे नंबर लिख दो जो अनइक्वल कर दें इसको। यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। देखो ये अनइक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया, मतलब a2 और b2 पता चल गया हमें। c2 कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें। तो इक्वेशन में यहाँ लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। देखो ये दोनों कंडीशंस को अगर मैं चेक करूं तो ये मेरी बन रही है कि नहीं बन रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेते हैं। देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी, याद होगा अगर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ तीनों को लेके चलना पड़ेगा, यहाँ तो 2 में ही काम हो गया था, बट यहाँ तीनों को लेना है। तो तीनों के लिए न्यूमरेटर का तो हमें पता है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -8 है, ठीक। अब डिवीजन में हमें ऐसे नंबर रखने हैं जिससे हमारा क्या हो जाए, पहले दो तो इक्वल आ जाए, पहले दो इक्वल आ जाए, मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना आना चाहिए। देखो अब इस दोनों को इक्वल करना है, तो मैं अगर यहाँ 4 लिख दूँ और यहाँ 6 लिख दूँ तो 2/4 दैट इज 1/2, 3/6 इज 1/2। अब यहाँ कोई सा भी नंबर लिख दो आप ऐसा जो इसके अनइक्वल आ जाए, मतलब 1/2 के अनइक्वल आ जाए, तो 4 लिख देता हूँ। तो अब देखो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये अनइक्वल हो जाएगा। तो a2 b2 c2 हमें पता चल गया, a2 b2 c2 पता चल गया है, सीधे सीधे इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करके लिख देते हैं। 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन। फिर थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तीनों को इक्वल करना है, तो 2, 3 और -8 तो है हमारे पास, ठीक है, 2, 3 और 8 तो है। अब डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर लिखने हैं जिससे तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो सबका डबल डबल लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, 2 का डबल 4, 3 का डबल क्या होगा 6, 8 का डबल क्या होगा 16, बट यहाँ -16 आएगा, याद रखना, क्योंकि जब तो माइनस माइनस कैंसिल होके इक्वल बनेगा। अब सॉल्व करो, देखो 1/2 माइनस माइनस कैंसिल 1/2, तो कंडीशन बन गई। अब देखो हमें a2 b2 c2 मिल गया, तो इक्वेशन बना लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये है आपका आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझना और करना। क्वेश्चन है ड्रॉ दी ग्राफ, हमें पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑफ द इक्वेशन। ग्राफ मतलब ऑब्वियस सी बात है वो बॉक्स बनाना है और ग्राफ में उस लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है। ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। चलो एक काम करते हैं, पहले तो जो पहला पार्ट है उसको कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। पहले वाले का बॉक्स बनाता हूं मैं, x y
ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, इक्वेशन लिख लेता हूँ। x इक्वल्स टू क्या होगा, y-1। ठीक, तो अब पुट कर लेते हैं वैल्यू। y अगर 0 है तो x हो जाएगा -1, y अगर 1 है तो x हो जाएगा 0। ये तो आ गई हमारी पहले इक्वेशन की बॉक्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब सेकंड भी निकाल लेते हैं। एक्स वाई, ठीक, इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, और ये 2 अलग होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 0 अगर पुट किया तो y आएगा 6, x की वैल्यू अगर 1 पुट किया तो 12 माइनस 3 दैट इज़ 9/2, तो 4.5 आएगा। तो पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ मैं, होल नंबर में करता हूँ वर्क। 2 ले लेता हूँ, 6 दैट इज़ 3। ठीक है, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं फर्स्ट के सेकंड के। मैं नेमिंग कर देता हूँ A B C D। सिंपली मैं क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। ठीक है, मुझे x एक्सिस में नेगेटिव चाहिए, ये y डैश x डैश और ये x ओरिजिन, यहाँ -1 -2, यहाँ 1 2 3 4 5। कहाँ तक चाहिए x में, x तो ठीक है, y में नेगेटिव में तो नहीं चाहिए हमें, बट y में हमें 6 तक तो मिनिमम चाहिए। तो 6 तक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप प्लॉटिंग करते हैं। -1, 0, -1, 0, ये हो गया -1 और -0, तो ये A पॉइंट। फिर 0, 1, 0 और 1, तो ये हो गया हमारा B पॉइंट। अब क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देते हैं बोथ वे, बोथ साइड। तो पहली इक्वेशन इस पे लिख भी देते हैं हम सीधे सीधे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, दूसरे वाले को 0, 6, 0, 6 ये आ गया C पॉइंट। 2, 3 ये आया 2 और 3 आपका यहाँ से यही लाइन पे मिलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये ऐसे पास होता जाएगा, और इस पे भी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन है मेरी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। मुझे जो बोला था क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इस लाइन से एंड दी एक्स एक्सिस, मतलब ये दो लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, उसके क्या निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। तो मैं पहले नेमिंग कर देता हूं उस वर्टिसेस को। एक तो देखो ये है, एक ये है और एक ये है। दो लाइन के साथ ये है और एक्स एक्सिस के साथ ये है, तो ये बन रहा है ट्राइंगल। इसी ट्राइंगल को हमें क्या करना है, और उसके बाद बोलता है शेड कर दो। तो मैं पहले शेड कर देता हूं, तो थोड़ा सा आप लोग को समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, ये है आपके ट्राइंगल का रीजन, शेडेड रीजन। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो पहले तो मैं नेमिंग कर देता हूं यहाँ पे P, Q और R। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया इस ट्राइंगल को P, Q, R। अब P के कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज क्या है यहाँ पे, -1, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 3, 2, 3, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज 4, 0, 4, 0। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन।